अब स्टार्ट होगा पार्ट बी का पोस्टमार्टम। अभी तक हमने पार्ट ए का खत्म किया और जिसमें टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस डील की। अब यहां से स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग 30 मार्क्स के क्वेश्चंस को डील करना, और तो और रिमेनिंग चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब रिमेनिंग चैप्टर से पहले एक स्टोरी समझते हैं फिर से। मान के चलिए एक राहुल नाम का आदमी है जो कि अपना एक स्टार्टअप चालू करने वाला है, और स्टार्टअप रहेगा बेकरी का। तो क्वेश्चन नंबर 1, जब राहुल बेकरी स्टार्ट करेगा तो राहुल सबसे पहले ये सोचेगा कि पैसे कहाँ कहाँ लगाऊं। शॉप खरीद लूं या काउंटर बनवा लूं, रॉ मटेरियल्स खरीद लूं या कुछ और कर लूं। अब इतनी सारी चीजों में राहुल हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि पैसे कहाँ लगाने हैं। अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, राहुल सोचेगा पैसे कहाँ से लाऊं, खुद के पैसे लगाऊं, मम्मी पापा से उधार लूं, रिलेटिव से उधार लूं या किसी से कर्जा लूं या शार्क टैंक में जाऊं पैसे लेने के लिए। अब तीसरा, जब पैसे का भी जुगाड़ हो जाएगा तो अब राहुल भैया सोचेंगे जो प्रॉफिट जो आ रहा है बिजनेस में उनके, वो प्रॉफिट को वो खुद अपने पास रखें या बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट करें, या ये भी नहीं तो जिससे कर्जा लिए हैं उसको इंटरेस्ट पे करें। अब इतनी सारी चीजें और ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन ही हमें अपने पार्ट बी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फिनिश करवाएंगे, जो कि पार्ट बी का पहला चैप्टर है जिसे बोला गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 डिसीजन से बनता है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। अब ये तीनों डिसीजन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड थे। अब स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रियल टर्म्स, और चैप्टर पे धीरे धीरे करके हम मेन टॉपिक्स को कवर करके कंप्लीट करेंगे। श्योर शॉर्ट 6 मार्क्स का आता है, बने रहिए मेरे साथ और चलिए फिनिश करते हैं और लास्ट में 6 मार्क्स अचीव करके रहेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सबसे अच्छी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, जो कि सीबीएसई के भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, एक लाइन पे खत्म हो जाती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट refers to all the applications or the general management principles for the financial decision taken by the firm or taken by the company। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो सारी चीजें हैं जो कि जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की हेल्प से फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करती है, या फाइनेंशियल डिसीजंस लेके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाए वही अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते क्यों है? पहला आंसर ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि सब बिजनेस पर्संस को अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है। प्रॉफिट नहीं बनाना, प्रॉफिट शॉर्ट टर्म गेन होता है बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म। अदानी जब स्टार्ट किए थे बिजनेस तब वो सोचते थे कि बिजनेस सर्वाइव हो जाए। सेकेंड उनका गोल था बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। थर्ड उनका ग्रोथ था कि बिजनेस ग्रो करे। तो सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ के जब की टर्म से वो निकलते हैं तब उन्हें फाइंड आउट होता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जैसी भी चीज है, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बनना है, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आना है, तो कैसे आएंगे? वेल्थ मैक्सिमाइज करके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का की टर्म या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एंड गोल होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और कभी भी अगर क्वेश्चन पूछे या एमसीक्यू पे आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है, तो हमेशा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रहेगा, प्रॉफिट कमाना नहीं। सीबीएसई का बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, तो प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंफ्यूज करेगा। तो हमेशा याद रखिए प्रॉफिट एक शॉर्ट टर्म गेन है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म गेन है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म को देख के किया जाता है। अब इतना पढ़ने के बाद चलिए वो डिसीजंस पे जंप करते हैं। अब डिसीजंस 3 टाइप के हैं, वही राहुल वाले 3 क्वेश्चंस यहाँ पे 3 डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला इन्वेस्टिंग डिसीजन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। टाटा ने सोचा कि 10,000 करोड़ रुपए हम ईवी प्लांट्स पे डाल देते हैं। फ्यूचर में जो भी ईवी कार्स बनेंगी टाटा के थ्रू बने, जितनी भी गाड़ियां आए टाटा के थ्रू जाएंगी और उन्हीं के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनेंगी। अब टाटा ने 10,000 करोड़ रुपए डाले, भाई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है। क्या सोच के? फ्यूचर सोच के। इसे ही कहते हैं लॉन्ग टर्म गेन्स में पार्ट लेना और सही जगह पैसे इन्वेस्ट करना। अब शार्क टैंक का एक एग्जांपल ले लो। अमन गुप्ता ने बोट की हेल्प से हैमर को ऑक्यूपाई किया, और जो हैमर टेक कंपनी थी जो फिटबैंड बनाती थी, जो अलग अलग एसेसरीज या अलग अलग ब्लूटूथ स्पीकर्स डिजाइन किए थे, वो सबको ऑक्यूपाई करके बोट ने रख लिया अपने पास। फिलहाल अभी बोट की सिचुएशन ठीक नहीं, बट ये सब अलग डिसीजन है। लेकिन ये भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट था, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बिजनेसमैन सोचता है फिक्स टर्म यानी फिक्स एसेट्स पे इन्वेस्ट करूं या वर्किंग कैपिटल पे इन्वेस्ट करूं। अब फिक्स एसेट्स और वर्किंग कैपिटल क्या क्या होते हैं ये समझते हैं। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होंगे जो लॉन्ग टर्म में हमें गेन करवाएंगे। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होगा जो डेली रनिंग पे हेल्प करेगा। यानी कि मान के चलिए एक जनरल स्टोर है, उसके गल्ले का जो भी पैसा है वो आपका वर्किंग कैपिटल है, लेकिन जो भी एसेसरीज पड़ी हुई है, जो भी इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है और जितना भी रॉ मटेरियल्स है आपके पास या फिक्स एसेट्स है यानी कि शॉप वगैरह, ये आपके फिक्स एसेट्स का पार्ट है।
अब सेकंड डिसीजन पे जंप करते हैं। सेकंड डिसीजन बोलता है फाइनेंशियल डिसीजन, यानी पैसे आए तो आए कहाँ से, खुद पैसे लगाऊं, घर वालों से लूं, या बाहर से उधारी लूं। अब इसका आंसर सेम है, जिसमें ज्यादा आसान और जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस को पैसे मिलेंगे हम उस चीज को यूज करेंगे। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि 1 करोड़ के बिजनेस था, अब 1 करोड़ में 80 लाख रुपए मैंने खुद के डाले, 20 लाख रुपए उधारी ले लिया, 20 लाख का इंटरेस्ट पटा रहा हूँ जो कि हर महीने हर साल का जाएगा, जिसको मैंने डेप्ट बोल दिया, और 80 लाख रुपीज को इक्विटी पे कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसे कर करके लास्ट में जब फाइनली ये प्रॉफिट समझ आता है कि 80 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हो सकता था कि मैं 20 लाख ही इन्वेस्ट करता और 80 लाख रुपए का डेट ले लेता, जिसमें और ज्यादा कमा सकता था। यही फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट रहेगा, जिसको हम आगे कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, जब डेट अपॉन इक्विटी पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। और लास्ट है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन बोलता है किसको कितने पैसे दे, यानी सबसे पहले कौन पैसे लेगा। तो डिविडेंड मतलब तो होता है वो हिस्सा प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर्स ले जाते हैं। अब सारे के सारे इक्विटी शेयर्स अगर कंपनी के मेरे पास होंगे तो सारे पैसे फाइनली किसके हुए, मेरे हुए। लेकिन जब मैं यहाँ डेट ले लूंगा, यानी कि डिवेंचर्स इशू कर दूंगा और भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर दूंगा, तो अब उस डिविडेंड का पार्ट यानी कि उस पर्टिकुलर प्रॉफिट का पार्ट बटेगा, और आखिरी में जो पैसे बचेंगे, जो कि बहुत कम बचते हैं, आखिरी में वो शेयर होल्डर्स के पास आते हैं। और जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, इन्फोसिस हो गई, टाटा हो गई, ये सब डिविडेंड पे करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को हर साल पे, तो उनको ऐसा फील होता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी ग्रो हो रही है। अब इसके भी फैक्टर्स हम डील करेंगे चैप्टर पे, और नेक्स्ट सीबीएसई क्वेश्चंस जो हम देखेंगे उस पे। अब जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को फाइनेंशियल लीवरेज के नाम से भी जानते हैं, मतलब अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब एक केस लेते हैं, मान के चलिए एक कंपनी को 100 करोड़ के एसेट्स को फाइनेंस करना है 100 करोड़ के। पहला ऑप्शन ये रहेगा कि कंपनी खुद के पूरे पैसे डाल दे। दूसरा ऑप्शन, कंपनी सोचे कि 50% पैसे मैं खुद के डालती हूँ और 50% मार्केट से 10% के इंटरेस्ट उधारी लेके डालती हूँ। तीसरा ऑप्शन, कंपनी सोचती है कि 20 करोड़ रुपए मैं खुद डालती हूँ, यानी 20% मैं खुद डालती हूँ, और बाकी 80% यानी 80 करोड़ रुपीस मार्केट से लेके डालती हूँ। अब ये तीन ऑप्शन है। एट द एंड कंपनी को फायदा होता है 20% का, एसेट्स ऑक्यूपाई होने के बाद। 20% यानी 100 करोड़ का कितना हो गया, 20 करोड़ रुपए। अब चलिए ऑप्शन ए पे जंप करते हैं। ऑप्शन ए ये बताया, अगर कंपनी 100 करोड़ रुपए डाल रही है और बदले में 20% आ रहा है, यानी साल का कितना, 20 करोड़ रुपए, एक अच्छा प्रॉफिट है, 1/5 आया, एक बढ़िया प्रॉफिट था। अब दूसरे केस पे 50% खुद डाली और 50% डेप्ट था, यानी कंपनी अगर 10% पे उधारी लिया मार्केट से, मान लीजिए 50% का 10%, 50 करोड़ का 10% 5 करोड़ होता है, 20 करोड़ के प्रॉफिट पे 5 करोड़ माइनस कर दो, यानी 15 करोड़ किसके पास आया, बिजनेसमैन के पास। अब वही बिजनेसमैन सेम अपने 50 करोड़ रुपए डाल के 15 करोड़ रुपए कमाता है मार्केट को उधारी क्लियर करने के बाद, यानी इंटरेस्ट पे करने के बाद। थर्ड ऑप्शन पे जंप करते हैं, जिसमें हमने 20-80 का रेशियो रखा था। अब यही बिजनेसमैन अपने साइड से 20 करोड़ इन्वेस्ट करता है और 80 करोड़ मार्केट से लेता है, फिर 10% पे भी करता है, यानी 80 करोड़ का 8 करोड़। अब जब एट द एंड फाइनली 20 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो 8 करोड़ माइनस करने के बाद 12 करोड़ रुपीस उसके पास आते हैं, यानी ये बिजनेसमैन ये देखता है कि मैं सिर्फ 20 करोड़ रुपए डाल के 12 करोड़ का बिजनेस किया। अब ये तीनों में सबसे अच्छा बिजनेसमैन आपको थर्ड वाला लग रहा होगा, अरे वाह 20 करोड़ का डाला और 12 करोड़ रुपए निकाल भी लिए और मार्केट में उसकी उधारी भी नहीं। बट ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी वर्क फ्लो और आपका कैश फ्लो बिजनेस का कैसा है। अगर बिजनेस थोड़ा भी डगमगाया तो सारे सॉल्यूशंस खत्म हो जाते हैं। याद रखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर में अच्छा दिखता है बट रियल लाइफ पे नहीं। कंपनीज डूब जाती हैं अगर बेकार फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो। इसे ही फाइनेंशियल लीवरेज कहा गया। अब इसको और डिटेल में समझने के लिए हम ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये सीबीएसई में डायरेक्टली पूछता है कि राइट द 4 फैक्टर्स और राइट 3 फैक्टर्स व्हिच कैन डायरेक्टली अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या क्या चीजें इफेक्ट कर सकती है, इस पे जंप करके देखते हैं। अब पढ़ते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। है तो टोटल 10, बट हम इंपॉर्टेंट सिर्फ 5 पढ़ेंगे, और ये 5 तो मेरे साथ याद रखिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले कैश फ्लो पोजीशन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पूरे के पूरे 10 शो हो रहे होंगे, बट इसमें से हम कोई भी 5 पढ़ेंगे। मेरे फेवरेट 5 पढ़ लेते हैं, क्योंकि 5 से ज्यादा कभी पूछे नहीं जाते। अब पहला क्या है, पहला है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी के पास बहुत तगड़ा कैश फ्लो है, यानी कि कैश का इनफ्लो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, भर भर के बोरी भर भर के पैसा आ रहा है अगर कंपनी के पास, मान के चलिए जिस कंपनी के पास बहुत सारे पैसे आते हैं वो मार्केट से उधारी लेने में नहीं सोचती, क्योंकि वो इजिली इंटरेस्ट पे कर सकती है।
तो ऐसी कंपनीज के लिए डेट लेना आसान है। इक्विटी पे जंप नहीं करेगी, वो डेट पे जंप करेगी, वो मार्केट से लोन लेगी और फिर अपने सारे काम करेगी। अब दूसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलने का मतलब, अगर मार्केट में कोई कंपनी है, यानी कोई मार्केट में बंदा है जो कंपनी को कम इंटरेस्ट में पैसे देने के लिए रेडी है, तो ये बेटर रहेगा कि कम इंटरेस्ट में पैसे ले ले रेदर देन इक्विटी इशू करने के। समझ आया? क्लियर है? अब थर्ड थर्ड सबसे बेटर लगता है मेरे को, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, बाहर से मार्केट से पैसे लेके ज्यादा अर्न कर रहा हूँ और पे भी कर दे रहा हूँ, जैसे कि हमने ऑप्शन बी और सी में देखा था, अभी जो डील किया था उसमें हमने डेट इशू किया और अच्छे खासे पैसे कमा और बाहर वालों को पे करके खुद भी पैसे कुछ बचा लिए। अगर ऐसी सिचुएशन है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इंटरेस्ट से ज्यादा है, रेट ऑन इंटरेस्ट से ज्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तब हम डेट की तरफ फोकस करेंगे रेदर देन इक्विटी। अगर रेट ऑन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और रेट ऑफ इनकम कम है, तब हम इक्विटीज पे फोकस करेंगे और इक्विटी को मार्केट में लॉन्च करेंगे रेदर देन डेट लेने की, क्योंकि हमें इक्विटी के बिहाफ पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। लेकिन एक चीज है इक्विटी इशू करने की, हमें ओनरशिप देनी पड़ती है उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को। अब थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, जो कि है टैक्स रेट। अगर मार्केट में टैक्स बढ़ेगा, गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाएगी, तो ये बिजनेस के लिए अच्छा है। बिजनेस ज्यादा से ज्यादा डेट ले सकता है। अब रीजन डेट लेने का, टैक्स बढ़ेगा तो जितना ज्यादा डेट लेगा, हम बैलेंस शीट में उतनी ज्यादा लायबिलिटी शो करेंगे और लायबिलिटी शो करने के बाद हमारी इनकम को उतना कम कर देंगे। जितनी इनकम कम होगी उतना कम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है रेगुलेशंस ले लो या स्टॉक मार्केट कंडीशन ले लो या कंट्रोल ले लो। तो सबसे इजी लेते हैं स्टॉक मार्केट ऑपरेशन। स्टॉक मार्केट ऑपरेशन सबसे फेवरेट पॉइंट है मेरा। ये बताता है कि बुल मार्केट और बेरिश मार्केट में क्या डिफरेंस हो सकता है। बुल मार्केट यानी कि वो मार्केट जिसमें सबके पास पैसा और सब पैसा लगाने के लिए रेडी है, और बेरिश मार्केट यानी वो मार्केट जहां किसी के पास पैसा नहीं है और वो पैसा इजीली से लगाने के लिए रेडी नहीं है। जहां सबके पास पैसा होता है तो अच्छा टाइम चलता है, वो इक्विटी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओनरशिप लेना चाहते हैं। और जब बियरिश मार्केट की बारी आती है, तब हम डेट इशू करते हैं और फिर उधारी लेते हैं मार्केट से। ओके, यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, और ये लास्ट टॉपिक रहेगा पर्टिकुलर इस चैप्टर का, जो कि है फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, और फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के क्या क्या फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है ये दोनों के लिए। अब पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस। तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल डिफरेंस समझने से पहले एक चीज ये फाइंड आउट करते हैं कि फिक्स कैपिटल क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है। तो फिक्स कैपिटल वो कैपिटल्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काउंट होते हैं और जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट भी हो सकती है, बट इन पे डेप्रिशिएशन वर्क करता है। अगर वो फिक्स एसेट है, जैसे कि मशीनरी हो गया, व्हीकल्स हो गया, इस पे डेप्रिशिएशन एक्ट करेगा। लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो इस पे एप्रिशिएशन एक्ट कर सकता है। अब ये तो हो गया फिक्स कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल के बाद वर्किंग कैपिटल पे जंप करते हैं। वर्किंग कैपिटल में डेप्रिशिएशन या एप्रिशिएशन जैसी कोई भी चीजें नहीं रखती। वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। जो भी चीजें हमारे हाथ में बचेंगी वो हमारा वर्किंग कैपिटल होगा। वर्किंग कैपिटल को हम इकोनॉमिक के टर्म पे बोल सकते हैं कैश फॉर द डेली यूज इन आवर हैंड, मतलब दुकान के गल्ले में पड़ा हुआ पैसा जो कि डेली दुकान को रन करने में हेल्प करता है। ये वो तिजोरी का पैसा नहीं है। तिजोरी का पैसा यानी फिक्स कैपिटल, गल्ले का पैसा यानी वर्किंग कैपिटल। ये याद रखेंगे सिंपल तरीके से। अब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, दोनों के पॉइंट्स एकदम सेम है, एज इट इज है। बस डिफरेंस ये याद रखना है कि कब फिक्स कैपिटल एक्ट करेगा और कब वर्किंग कैपिटल एक्ट करेगा। अब स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट द वर्किंग कैपिटल एंड द फिक्स कैपिटल। अब स्टार्ट करते हैं फिक्स कैपिटल से। फिक्स कैपिटल के पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, बट फिर भी एक बार क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। फिक्स कैपिटल पे सबसे पहले तो है नेचर ऑफ द बिजनेस। अब नेचर ऑफ द बिजनेस ये बताता है कि कितने पैसे लगाया जाए। अगर बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है तो ज्यादा पैसे लगेंगे, ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा, यानी ज्यादा मशीनरीज लगेंगी। दूसरा, बिजनेस का स्केल कैसा है, लार्ज स्केल पे वर्क करता है या स्मॉल स्केल पे। ऑब्वियसली बात है, लार्ज स्केल पे वर्क करेगा तो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा, और स्मॉल स्केल में करेगा तो लेस फिक्स कैपिटल लगेगा। थर्ड है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ये बताता है कि क्या टेक्नोलॉजी, बिजनेसमैन जो है वो अप टू डेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, और अगर हमें अप टू डेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए तो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, फिर आ गया फिक्स कैपिटल, यानी अपडेटेड टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा, और जो पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से अगर उसे यूज करेंगे तो लेस फिक्स कैपिटल लगेगा। अब फोर्थ है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अगर वो बिजनेस डाइवर्स होना चाहता है, अपने चीजों को डाइवर्स करेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे जंप करेगा और ग्रोथ करने की सोचेगा, तब ज्यादा पैसे लगेंगे। अब अगर वो डाइवर्सिफाई नहीं होना चाहता तो ऑब्वियसली बात है, लेस फिक्स कैपिटल लगेगा। देन नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर कंपनी ग्रोथ करना चाहती है, मतलब एक नेशन से उठकर दूसरे नेशन पे जाके सेम चीज का डेवलपमेंट करना चाहती है और एमएनसीज बनना चाहती है, ग्रोथ वाइज अगर देखें, तब
ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा, और अगर नहीं करेंगे, सेम चीज़ें चल रही हैं, ग्रोथ का मैटर है, तो नॉर्मल लेस फिक्स कैपिटल पे भी काम चल सकता है। अब सेम इन्हीं फैक्टर्स को हम डील करने जाएंगे वर्किंग कैपिटल में भी। तो चलिए बढ़ते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग कैपिटल। और अब फैक्टर इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल से पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि फैक्टर इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल्स के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, और इसे इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे। मान के चलिए आपके मोहल्ले, आपके एरिया में एक जनरल स्टोर की शॉप होगी, जहां से आपके घर का या आपके सोसाइटी वालों का राशन कर्जे में आता होगा, यानी क्रेडिट में आता होगा। वो भैया हर 15 दिन में आपको बिल भेजते होंगे, या तो 1 महीने में भेजते होंगे, या तो आपके फादर 3 महीने का जाके एक साथ पे करते होंगे, या तो मॉम 3 महीने का जाके एक साथ पे करती होंगी। अब इसी क्रेडिट सिचुएशन को हम वर्किंग कैपिटल की चीज से समझते हैं। अब एक छोटी सी शॉप है जो कि न्यूली स्टैब्लिश हुई है, और वहां जाके उसका पड़ोसी बोलता है कि मैं 15 दिन बाद पैसे दूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो उसका कैपिटल कम था, इसी के लिए वो छोटी सी शॉप है। वो 15 दिन तक सर्वाइवल में पैसे लगेंगे, डेली एक्टिविटीज में पैसे लगेंगे। अगर स्टार्टिंग में ही कस्टमर 15 दिन के लिए क्रेडिट ले लेगा तो चीजें काम नहीं करेंगी। इसी के लिए छोटे बिजनेसमैन को डेली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर हो रही है, और उन्हें उनके पास कैश हमेशा पड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन बड़े बिजनेसमैन का क्या, वो तो 15-15 दिन का या एक महीना, 2-3 महीने के क्रेडिट पे दे देते हैं। रीजन, क्योंकि वो बड़ा बिजनेस है और वर्किंग कैपिटल बड़े बिजनेस के लिए बड़ा होना चाहिए। तो छोटे बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल स्मॉल भी हो चलेगा, लेकिन डिले नहीं होना चाहिए पेमेंट पे। बड़े बिजनेसमैन के लिए वर्किंग कैपिटल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो पेमेंट डिले करवा सकते हैं, क्योंकि उनका एक गुडविल बना हुआ है मार्केट में। अब इसी को फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल से समझेंगे। अब फैक्टर इफेक्टिंग में सबसे पहले नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस का नेचर ट्रेडिंग का है तो उसके पास हाई स्टॉक्स होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग का है तो हाई इन्वेंट्रीज होनी चाहिए, यानी रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, और यही इनके वर्किंग कैपिटल की तरह एक्ट होंगे, क्योंकि ये मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर लार्ज स्केल है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे बड़ी दुकान थी तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए था। छोटी दुकान है यानी स्मॉल स्केल है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। अब इसके बाद बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल बोलने का मतलब, अगर वो पैसे वापिस आ रहे हैं तो कितने दिन में आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, छोटे दुकानदार के पास 15 दिन भी बहुत ज्यादा लगते हैं, तो इनका बिजनेस साइकिल बहुत शॉर्ट होता है। लेकिन बड़े दुकानदार वालों के पास 3 महीने में भी पेमेंट करो तो भी उनको चलता है, क्योंकि उनका बिजनेस साइकिल अच्छा लंबा होता है। वहां पर आप जाके क्रेडिट में चीजें ले सकते हो। अब फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, जो कि है सीजनल फैक्टर्स। अभी सीजनल फैक्टर क्या होते हैं? कई बार कुछ चीजें सीजन वाइज बिकती हैं, जैसे कि रेनकोट, जैसे कि पटाखे, दिवाली की स्वीट्स, ये सारी चीजें सीजन फैक्टर्स मैटर करता है। अब सीजन फैक्टर में होता यह है कि रॉ मटेरियल सीजन वाइज अवेलेबल होते हैं, तो जो पैसे और जो वर्किंग कैपिटल लगना चाहिए वो पर्टिकुलर उसी सीजन पे लगेगा। तो उसी सीजन के लिए वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए, और जितना बड़ा सीजनल फैक्टर रहेगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल, और जितना छोटा सीजनल फैक्टर रहेगा उतना छोटा वर्किंग कैपिटल। अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल। अब फिनिश प्रोडक्ट का जितना बड़ा प्रोडक्शन साइकिल होगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, और जितना छोटा प्रोडक्शन साइकिल होगा उतना कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। मतलब उतने टाइम के लिए पैसे कम फंसे हुए रहेंगे। एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी इन्वेंट्रीज। अगर दुकान में आपके कोई भी स्टॉक बड़ा जो बिका ना हो, वो भी आपके वर्किंग कैपिटल पे एक्ट करेगा। अगर वो जितने देर तक दुकान में है तो आपका उतने दिन तक वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ है। तो जितने दिन तक सेल नहीं होती इन्वेंट्री की, उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल वहां रहेगा। इस चीज को भी समझेंगे। और फिर अब आता है क्रेडिट पॉलिसी। जैसे कि अभी मैंने छोटे दुकानदार और बड़े दुकानदार का एग्जांपल दिया था, 15 दिन और 60 दिन, 90 दिन का, यानी 3 महीने का। तो अगर शॉर्ट पीरियड के लिए है तो कम वर्किंग कैपिटल, और ज्यादा पीरियड के लिए तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर हमने ये डील देखा कि फिक्स और वर्किंग कैपिटल पे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और इफेक्ट कर सकते हैं। अब हमेशा की तरह हम टिक करेंगे और पढ़ेंगे सीबीएसई में आंसर राइटिंग कैसे करनी है और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सीबीएसई के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एन कंपनी। ये 2022 का एक्चुअल सीबीएसई क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा था। डायरेक्टली पूछा, मतलब पार्ट बी से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ के आते हैं, जो कि चैप्टर 1 और 2 से आ सकते हैं। अब इसके आंसर कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल की पूरी डेफिनेशन डालनी पड़ेगी। आपको वही शॉर्ट टर्म वाली करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल शो करना पड़ेगा। देन फिर फैक्टर्स लिख के पूरे 6 फैक्टर डालने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 6 मार्क्स का था। अब आप पॉइंट्स में कंजूसी मत करना, आप खुद से क्रिएट करके लिखो, लेकिन पूरे 6 बनाओ। 6 बनाने के बाद आपको एक अच्छा सा फ्लो चार्ट देना पड़ेगा और कंक्लूड करना पड़ेगा कि जब बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, यानी जैसे कि मैंने एग्जांपल में समझाया था दुकान वालों से, वैसे ही आपको एक कंक्लूजन देना पड़ेगा विथ एन एग्जांपल कि अगर बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म हो सकता है, वर्किंग कैपिटल लार्ज हो सकता है, और अगर बिजनेस नया है तो उसकी वर्किंग कैपिटल स्मॉल हो सकती है, क्योंकि बिजनेस अभी छोटा है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये इक्विटी क्या है, डेट क्या है, ये सब, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखेंगे, जिसमें से सबसे पहले तो हम इसे ये बताएंगे कि ये फाइनेंशियल लीवरेज का इफेक्ट होता है, जिसका फॉर्मूला इक्विटी अपॉन डेट होगा। अब ये सारी चीजें बताने के बाद आपको 3 ऑप्शंस याद रखना, जिसमें हम सबसे पहले इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे में डेट लेते हैं 50% और तीसरे में 80% डेट लेते हैं, और ये दोनों डेट 10% के इंटरेस्ट के साथ रहता है। अब ये तीनों एग्जाम्पल एज इट इज आप डाल दोगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। और अब ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के हमें ये तो फाइनली समझ आ गया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन, देन सेकंड उसके तीनों डिसीजंस, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या क्या होते हैं, और कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। इतनी सारी चीजें हम कंप्लीट किए, और इतनी सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो रहेगा स्टॉक मार्केट पे बेस्ड, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट पे बेस्ड, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन इस चैप्टर से 8 से 7 मार्क्स का पूछेगा क्वेश्चन। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए फॉलो करें सीधा कॉमर्स को, और वेट करें नेक्स्ट वीडियो के अपलोड होने का। थैंक यू एवरीवन।